हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं कंप्लीट पॉलिटी। तो कंप्लीट पॉलिटी में हमारा जितना पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें हम सभी कुछ करवा देंगे पूरा पॉलिटी। तो इस पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है पूरा। अगर आपको पॉलिटी में कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो इस वीडियो से सब कुछ कवर होने वाला है। तो ये वीडियो आपके पैट एग्ज़ाम या दूसरे जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको याद है तो अच्छी बात है और उसका रिवीजन कीजिए, और जो नहीं याद है उनके अलग से पॉइंट्स बनाइएगा, तो उन्हें अलग से नोट कीजिएगा, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिर हमारी वीडियो। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात आती है, भारतीय शासन व्यवस्था। और संविधान की अगर हम बात करें तो इसे हम संविधान भी कहते हैं। और संविधान का जो विचार आया था, सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया था 1934 में। और 1934 में आया था ये एम.एन. राय के मन में। और एम.एन. राय जो थे, ये एक वामपंथी नेता थे। और वामपंथी नेता थे एम.एन. राय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। वामपंथी नेता थे और इन्होंने स्वराज पार्टी के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर संविधान की बात अगर किसी के मन में आई थी तो वो हमारा आर्य समाज या फिर दयानंद सरस्वती। और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी बात कही थी, लेकिन इन्होंने मौखिक रूप से कही थी। लेकिन पहली बार लिखित रूप से एम.एन. राय द्वारा प्रस्ताव दिया गया स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा का। उसके बाद में 1935 में ये वाली बात पहुंची कांग्रेस के पास, और कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। जैसे अगर कोई भी चीज़ चल रही हो और आपके कोई भी क्लास है या कोई भी घर है, कोई भी चीज़ पूछी जाए कि कितने लोग चाहते हैं और कितने नहीं चाहते, तो वही चीज़ है कि सबसे पूछा गया, मतलब उसमें कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार करवा लिया, मतलब सभी से पूछ लिया कि कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव में बेसिकली जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भारतीय उनकी मदद करें, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों ने भारतीयों की हेल्प मांगी, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और भारतीयों ने इसमें हेल्प करने से साफ मना कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव ये भी इम्पोर्टेंट है। कब आया? 1944 में। और सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? स्वराज पार्टी एम.एन. राय 1934 में। अब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो उसके बाद में 1942 में आया क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया, इसे लेके आए सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और 1942 में लेके आए। और इसका जो बहिष्कार किया वो मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को इसमें किया गया समाप्त, इसीलिए मुस्लिम लीग ने कर दिया इसका मना। अब फिर इसके बाद में 1946 में एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये क्रिप्स मिशन वापस चला गया। और उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और इसमें क्रिप्स तो थे ही थे, जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, इसके अलावा ए.बी. अलेक्जेंडर और दूसरा सर पैथिक लॉरेंस। तो ये तीन व्यक्ति, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन में, कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। और इन्होंने संविधान सभा की स्थापना की मंजूरी दी। और उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्योंकि राजेंद्र सिन्हा इस समय यहाँ पर थे नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया 9 तारीख को। तो ये पहली बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बने अस्थायी अध्यक्ष और ये बने सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके 2 दिन बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये स्थायी अध्यक्ष बने, और साथ ही इसके सलाहकार बने बी.एन. राव। तो बी.एन. राव इसके सलाहकार बने, और इसके उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, सलाहकार बी.एन. राव और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। इस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, और जिसमें अगर हम देखें हैदराबाद रियासत शामिल नहीं थी। जैसे हमारी कुल 552 रियासतें थी, तो सभी इसमें शामिल हुई थी, लेकिन हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुई थी। अब इसके बाद में इसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जैसे उद्देश्य की अगर हम बात करें कि हमारा सभी का मोटिव, जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी का मोटिव क्या है? जॉब को प्राप्त करना। तो ऐसे ही संविधान को बनाने के लिए भी उद्देश्य की जरूरत है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमें जॉब पानी है तो हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही संविधान अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आया उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित भी हो गया। इसके बाद में फिर हमारी आती हैं कुछ संविधान की सभा की समितियां। तो संविधान सभा की समितियां कुल आपको याद रखनी है, कुल थी 21, जिसमें से 8 थी बड़ी और 13 थी छोटी।
अब पहली हमारी इंपॉर्टेंट आती है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए समिति के भी हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा संचालन समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात आती है प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर अगली इंपॉर्टेंट है प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और इसके अलावा प्रारूप समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कुल हमारे 7 सदस्य थे, जिसमें से BR अम्बेडकर को भी मिलाया गया। यानी BR अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने थे? तो 6 थे, यानी 6+1। एक तो अध्यक्ष हो गए और बाकी 6 अन्य सदस्य। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। और संविधान के कुल वाचन कितने हुए? तो कुल 3 वाचन हुए, जिसमें से दूसरा वाला जो वाचन था वो सबसे लंबा वाचन हुआ था। फिर उसके बाद में हम बात आती है संविधान की विशेषताएं। तो संविधान अगर देखा जाए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है, जो 2 साल 11 माह 18 दिन में लिखा गया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम बात करें विश्व का पहला लिखित संविधान, तो अमेरिका का था, और विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का था। भारतीय संविधान के डिजाइनर नंदलाल बोस थे, और इसे प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, यानी कि दोनों प्रकार का है। जबकि ब्रिटेन का संविधान नम्य है और अमेरिका का संविधान अनम्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भारत का संविधान कैसा है, नम्य या अनम्य। तो ये दोनों प्रकार का है, मतलब कठोर भी है और ये सॉफ्ट भी है, मुलायम भी यानी मृदु भी है। क्यों? जैसे अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तब पावर होती है राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन सामान्य समय अगर चल रहा है तो पावर बटी हुई होती है, यानी उस समय संविधान होता है नम्य, लेकिन राष्ट्रपति शासन के तरफ में ये होता है अनम्य। फिर बात आती है हमारी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना हमारी अमेरिका से ली गई है, और इस पे ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब इसे प्रस्तावना कह लें या उद्देशिका कह लें, एक ही बात है। और इसमें अब तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में हुआ था। और इसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था: अखंडता, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। तो अगर देखा जाए, ये सभी जो हमारे शब्द थे, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 से। और ये अमेरिका से ली गई है, और इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का भी देखने को मिलता है। फिर बात आती है संविधान पर अन्य देशों के प्रभाव। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, जिसे भारत में द्विसदनात्मक चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। विधि का शासन, जो कानून के द्वारा शासन होता है, और हमारे यहाँ एकल नागरिकता। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनः अवलोकन, राष्ट्रपति, महाभियोग और उपराष्ट्रपति लिया गया। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कनाडा की अगर बात आती है, तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल। अवशिष्ट शक्तियों का हम देखते हैं, जैसे अगर बात आती है कि जो चीजें संविधान में, जब हमारा संविधान 1950 में बना, और उस समय अगर देखा जाए जो संविधान में हमारी चीजें नहीं थी और वो बाद में शामिल हुई, तो वो सभी अवशिष्ट शक्तियों के विषय में डाली गई। और राज्यपाल भी कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत। दक्षिण अफ्रीका से, ये तो हो गया हमारा आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत, जो 12 सदस्य होते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, मतलब समान वाले विषय। जर्मनी से आपातकाल, रूस से मूल कर्तव्य, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर बात आती है हमारी संविधान की अनुसूचियां। तो प्रमुख अनुसूचियां हमें याद रखनी है। पहली, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी, वेतन भत्ते तथा पेंशन। और शपथ की अगर बात करें, तीसरी में शपथ की बात कही गई है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, बाकी अन्य सभी की शपथ का प्रावधान है। फिर चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा में कहाँ से, राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से या मनोनीत कितने लोग होंगे। भाषा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, कि हमारे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात कही गई है। मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 है। संपत्ति का अधिग्रहण, तो संपत्ति का अधिग्रहण की बात आती है अनुसूची 9 में। 10, 11, 12 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 11वीं सूची पंचायत, और 12वीं नगर पालिका। फिर बात आती है संविधान के भाग। तो संविधान के भाग, भाग 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जैसे मूल संविधान में 14
और 6 राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 का में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका जिसको बोला जाता है संसद, और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं विधान मंडल, तो विधान मंडल बोला जाता है इसे। फिर भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की कार्यपालिका, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतें, 9 का में नगर निगम और 9 का में सहकारी समितियां, और भाग 12 में वित्त, और भाग 15 में अगर बात करी जाए तो निर्वाचन की बात आती है, और भाग 17 में राजभाषा, और भाग 18 में आपातकाल, और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट वाले जो भाग और अनुसूचियां हैं ये मेन लिखी हुई हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था, आपको 3 डेटें याद रखनी है। एक तो 26 नवंबर 1949, उसके बाद में 24 जनवरी 1950, और एक है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर तीसरा 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण हुआ था। तो अब आप उसे अंगीकरण कह लें, अंगीकृत कह लें या स्वीकार करना कह लें। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा अगला आता है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 में संघ और उसका नाम और राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। यानी संघ मतलब भारत अर्थात इंडिया, उसका नाम दिया हुआ है। भारत कह लो आप या इंडिया कह लो, तो ये दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं। अब इसके राज्य क्षेत्र मूल संविधान में थे 14 और 6, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। फिर तेलंगाना जो बना था वो भारत का 29वां राज्य बना था। उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे 7। ये 2014 की बात है। उसके बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, और फिर राज्य हो गए 28 और 8, 28 और 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कम हुआ और 7 की जगह 2 हमारे ऐड हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये हो गए 9। उसके बाद में 2020 में ये संख्या हमारी हो गई 28 और 8, क्योंकि जो दमन दीप और दादर नागर थे वो हो गए 1। तो इसीलिए अब वर्तमान में जो हमारी संख्या चल रही है वो 28 और 8 चल रही है, और मूल संविधान में 14 और 6 थी राज्यों की संख्या। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना देश के बाहर से। तो नए राज्य की स्थापना जैसे अगर देखा जाए पुर्तगालियों के पास में हमारे अगर गोवा था, या फ्रांसीसियों के पास में हमारा पांडुचेरी था, तो ये देश के बाहर से जब ऐड हुए तो आर्टिकल 2 के तहत ऐड हुए। और आर्टिकल 3 नए राज्यों की स्थापना देश के भीतर, यानी जैसे यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से आपका झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया, या आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग हो गया, तो ये देश के अंदर की बात आती है। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी संशोधन होता है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है देशी रियासतों का एकीकरण। तो कुल रियासतें हमारे यहाँ कितनी है? तो कुल रियासतें हमारे यहाँ 552, जिसमें से 549 तो आसानी से मिल गई थी, लेकिन 3 में दिक्कत आई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। तो ये आपको याद रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 में बना था। एस.के. धर्क भाषाई प्रांत आयोग। इन्होंने भाषा के आधार पर ना कह के इन्होंने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। फिर दिसंबर 1948 में एक समिति आई, JVP की समिति, तो जवाहर पटेल समिति। और उसके बाद में अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। अब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना क्यों? क्योंकि इस समय यहाँ पर एक नेता थे रामुलु, और रामुलु का यहाँ हो गया था धरने के दौरान निधन, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के आधार पर अलग करने की बात कर रहे थे। लेकिन जब ये जिंदा थे तब तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। और ये कब? अक्टूबर 1953 में। और दिसंबर 1953 में आया फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग भी अगर देखा जाए हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो ये हमारे अगर देखा जाए आपको याद रखने हैं जो हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक हमारा है बीजी खेर आयोग। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में अगर हम बात करें, जो भाषा की अगर बात आती है, तो भाषा की जो बात आती है
कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो भाषाओं के बारे में बीजी खेर आयोग संबंधित है, ना कि हमारा भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग हमारा अलग है और बीजी खेर आयोग हमारा अलग है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला नागरिकता। तो नागरिकता अगर देखा जाए, नागरिकता ली गई है भाग 2 में। भाग 2 में दी गई है नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन से भी एकल नागरिकता ली गई है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जबकि स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता है। और नागरिकता अर्जन के 5 प्रकार हैं। तो नागरिकता अर्जन के 5 प्रकार: जन्म से, वंश से, या पंजीकरण या देशीकरण या क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जैसे पंजीकरण का एग्जाम्पल है अदनाम सामी का, और देशीकरण का एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। और संसद को कानून बनाने का अधिकार है, नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है आर्टिकल 11 के तहत। तो आर्टिकल 11 के तहत संसद कोई भी कानून बना सकती है। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 में असम में सबसे पहले आया था। और अगर हम बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार भारत आए थे और उन्हीं की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार अगर देखा जाए तो मूल अधिकार हमारे दिए गए हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक। और मूल अधिकारों को ही कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब अगर देखा जाए जैसे कि आपका कोई भी अधिकार पत्र, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको डीएल चाहिए, तो वो आपका एक अधिकार पत्र है गाड़ी चलाने के लिए। या आपको वोट डालना है तो वोट डालने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए, क्योंकि वोट डालने का वो आपका मैग्ना कार्टा है, यानी अधिकार पत्र। तो मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो ये भारत का मैग्ना कार्टा है, सभी भारतीयों को प्राप्त है। और ये हमने अमेरिका से लिए हैं और ये बाध्योग्य होते हैं। बाध्योग कह सकते हैं या आप इन्हें बोल सकते हैं न्यायोचित भी होते हैं। और ये व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, यानी व्यक्ति कभी भी किसी की भी शिकायत कर सकता है अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इनकी संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर बात आती है हमारे कौन कौन से हैं 6। एक तो है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और जो भी हमने बात करी आर्टिकल 32 हो गया। और ये 31 में अगर देखा जाए संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे भाग 12 में पहुंचा दिया गया। भाग 12 में आर्टिकल 300 का के अंतर्गत इसे पहुंचा दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये हमारा अधिकार जो मूल अधिकार था, मूल अधिकारों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वाले मूल अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कोई हिंदू है या मुस्लिम है या महिला है या पुरुष है या उसकी कोई भी जाति है या उसका जन्म कहीं भी हो भारत में, तो उस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई भी सरकारी काम है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और उपाधियों में सेना और शिक्षा ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं, इन दोनों को छोड़ दिया गया है उपाधियों से, कि उनमें सभी अभी तक हमारी उपाधियां वैलिड हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये भी मूल संविधान में हमारी 7 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान में ये जो रह गई हैं ये रह गई हैं 6 प्रकार की। मतलब रहने, बसने, घूमने, व्यापार करने आदि की जो आज़ादी है तो उसी में है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी और आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे ये साबित करने का मौका दिया जाएगा कि वो गलत नहीं है, तो उसी को बोला गया दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर बात आती है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसका कभी भी हनन नहीं होता आर्टिकल 20 और 21 का, अगर मान लो कोई भी आपातकाल लगा हुआ है तब भी। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार, और ये 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में आया था, और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जैसे अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए महिला पुलिस का होना आवश्यक है, तो उसी को बोला है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है 23 बलाश्रम एवं मानव का दुर्व्यापार, मतलब मानव अंगों की जो तस्करी होती है वो आर्टिकल 23 के तहत बैन है, या बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो काम भी इसी के तहत बैन है आर्टिकल 23 के। नेक्स्ट है आर्टिकल 24
कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब फैक्ट्री वगैरह में कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। जैसे अगर हम बात करें बीएचयू तो उसमें दी जाती है हिंदू धर्म के लिए, एएमयू में दी जाती है मुस्लिम धर्म के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और टीएमयू जैसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी तो इसमें दी जाती है जैन धर्म के लिए। तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान है तो वो किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम का पैट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, और इसमें 5 प्रकार की रेटें बताई गई हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और अगर हम बात करें तो उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। तो 5 प्रकार की रेटें हैं और जो 5वीं रेट है अधिकार प्रेक्षा उसमें बात आती है PIL। तो PIL की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और साथ ही अगर देखा जाए इसी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसके जो जनक हैं वो हैं PN भगवती, और PIL को हिंदी में बोलते हैं लोकहितवाद या जनहित याचिका। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कई प्रकार से पूछा जाता है, अगर सामान्य शब्दों में आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्तावना, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की वाइज पूछा जाए, ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो बताया संविधान की आत्मा वो बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार है संविधान की आत्मा प्रस्तावना, और BR अम्बेडकर के अनुसार है आर्टिकल 32। तो हर व्यक्ति के हिसाब से संविधान की आत्मा अलग अलग है, जिसमें से हिदायतुल्लाह और BR अम्बेडकर और सामान्य रूप से ये 3 आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही याद रखते हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये राज्य को व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम होगा तो राज्य के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। और ये बात कही भी गई है आर्टिकल 37 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। तो ये आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। आर्टिकल 39 निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो वो भी वकील अगर उसे मिलेगा तो सरकारी वकील दिया जाएगा, उसी को बोला गया निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बात आती है पंचायतों की। तो आर्टिकल 40 पंचायतों की बात आती है, और पंचायतों में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है। और आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा व देखभाल। और आर्टिकल 46 SC ST तथा अन्य वर्गों की शिक्षा। और आर्टिकल 47 पोषाहार जीवन स्तर तथा तंबाकू निषेध। तो तंबाकू भारत में जो निषेध है वो आर्टिकल 47 के तहत बैन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। तो जितना भी भारत में कृषि और पशुपालन के लिए कोई भी नियम कानून अगर बनते हैं तो वो 48 के तहत ही बनते हैं। जैसे हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, या हमारा अगर डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है तो वो सभी आर्टिकल 48 के तहत किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा 48 का में बात आती है पर्यावरण की सुरक्षा, संवर्धन और उसके संरक्षण की बात आती है। और जो पर्यावरण की अगर हम बात करें, जैसे अगर देखा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, तो ये सभी 48 का के तहत ही बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48 और 48 का। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसे अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार में यानी संसद की अगर बात आती है उसे सुप्रीम कोर्ट से अलग कर रखा है। और अगर हम बात करें राज्य सरकार को तो राज्य सरकार को हाई कोर्ट से अलग कर रखा है, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर रखा है, चाहे वो केंद्र की हो या वो राज्य की हो। और बात आती है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आती है, और ये बात जो आती है ये बात आती है हमारे आर्टिकल 51 के तहत। नेक्स्ट है हमारा अगला मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य अगर देखा जाए मूल संविधान में तो बिल्कुल 0 थे, लेकिन बाद में ये हो गए 10 और वर्तमान में इनकी संख्या है 11। और ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहे गए थे, और स्वर्ण सिंह समिति ये 42वां संविधान संशोधन करवाया था 1976 में। और इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 51 का, और भाग जोड़ा गया था भाग 4 का। तो भाग 4 का के अंतर्गत आर्टिकल 51 का को जोड़ा गया था, और ये रूस से लिए गए थे और ये बाध्य योग्य नहीं होते। और 11वां जो हमारा कर्तव्य सबसे बाद में जुड़ा है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा था, शिक्षा का अधिकार। मतलब शिक्षा अगर देखा जाए अभिभावक जो हैं अपने सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, ये उनका कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा
भाग 5 संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका को बोलते हैं संसद, और संसद दिया गया है आर्टिकल 79 में। और हमारे यहाँ संसद है द्विसदनीय, एक है हमारा राज्यसभा और एक है हमारा लोकसभा। और इसमें राष्ट्रपति को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो इन तीनों को बोला जाता है संसद। और संसद के कई बार अंग भी पूछे जाते हैं कि कितने अंग हैं, तो 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और सदन कितने हैं, 2, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 76 में अगर बात आती है तो बात आती है महान्यायवादी की। और वर्तमान जो हमारे महान्यायवादी हैं इस समय अगर देखा जाए आर वेंकट रमणी हमारे महान्यायवादी हैं। और अगर हम बात करें, जो महान्यायवादी है ये भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है, और दूसरा संसद के किसी भी सदन में ये किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु ये मतदान नहीं कर सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो राष्ट्रपति जो होता है ये होता है भारत का प्रथम नागरिक। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और अगर हम बात करें, इसके लिए राष्ट्रपति को अगर किसी को बनना है तो उसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है और सभी आपातकालीन शक्तियों का मालिक भी होता है। और राष्ट्रपति की जो पद का प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। और फिर आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं जो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करता है। जैसे अगर सेना की अगर बात आती है तो वो सेना के अधिकारियों द्वारा उसका प्रयोग करता है। और इसके अलावा जो भी उसकी कार्यपालिका की शक्तियां हैं तो वो सभी मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य करवाता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से, और अप्रत्यक्ष विधि में एकल मत संक्रमणीय आनुपातिक संक्रमणीय से। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की रीति कौन सी चुनाव से होता है, जो हमारा एकल मत संक्रमणीय होता है। और आर्टिकल 56 में पदावधि होती है कि कितने साल के लिए राष्ट्रपति होता है, यानी 5 साल के लिए। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया, और ये किसी भी सदन में लाई जा सकती है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है कि अगर उसे हटाना है तो उसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाने वाले हैं। और इसी में कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। तो ये शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसके अलावा राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जबकि हमारा राष्ट्रपति को मृत्युदंड को भी क्षमा करने का अधिकार है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 75 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समस्त जानकारी उपलब्ध करवाएगा। अगर राष्ट्रपति उससे मांगता है तो सभी जानकारी जो देगा वो प्रधानमंत्री लेकर जाएगा। और आर्टिकल 23 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार अगर है तो वो राष्ट्रपति को है, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति। तो 3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, 63, 64 और 65। ये तीनों आपको याद रखने हैं उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, और 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति, कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा। और 65 कहता है राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको तीनों ही याद रखने हैं। और वर्तमान में हमारे इस समय है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। और अगर आपको 2 व्यक्ति और याद रखने हैं, एक तो आपको याद रखने हैं जाकिर हुसैन और दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, ये दोनों उपराष्ट्रपति थे और बाद में जाकर ये राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट इसी में हमारा एक और आर्टिकल 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो अंतिम फैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मान्य होता है। तो ये बात इसमें कही जाती है आर्टिकल 71 में। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है, परंतु ये द्वितीय सदन होता है। आर्टिकल 80 यानी 80 के अनुसार राज्यसभा का प्रावधान है, और इसमें कुल सदस्य होते हैं 250, और लेकिन वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 245। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर सदस्य हैं तो वो यूपी के हैं, और यूपी के 31 सदस्य हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा एक निम्न सदन होता है, निम्न के साथ साथ ये अस्थायी सदन होता है और प्रथम सदन होता है, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सदन भी होता है। तो लोकप्रिय सदन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है तो वो लोकसभा होता है। तो लोकसभा निम्न भी है, अस्थायी भी है, प्रथम भी है और लोकप्रिय भी है।
आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान है। इसमें कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 552, लेकिन वर्तमान में इसमें जो सदस्य संख्या है वो है 543। राज्यों से आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 20 और मनोनीत सदस्य होते हैं 2, जिसमें से इस समय वर्तमान में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सदस्य जो हैं वो हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य हैं। इसके बाद फिर बात आती है लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। इन दोनों ही व्यक्तियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो ये एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं, ना किसी और को, ना राष्ट्रपति को, ना उपराष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री को। फिर बात आती है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की शक्तियां। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। पहली तो यही है कि वो तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। दूसरा, सदन को स्थगित करने का अधिकार, यानी इसको हम बोलते हैं स्थगन की शक्ति। तो स्थगन की शक्ति अगर देखा जाए तो स्थगन की शक्ति जो है वो किसके पास में है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें विघटन, विघटन के अलावा अगर देखा जाए सत्र को आहूत करने की शक्ति, और तीसरी हमारी होती है सत्रावसान करने की शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं वो हैं हमारी राष्ट्रपति के पास। तो विघटन और सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना और विघटन या भंग करना, ये सभी शक्तियां हमारी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन स्थगन की शक्ति होती है स्पीकर के पास। इसके अलावा संयुक्त सदन की अध्यक्षता, यानी संयुक्त सदन जो बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता का अधिकार जो होता है वो स्पीकर का होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का। और निर्णायक मत का अधिकार, फाइनली निर्णायक मत का भी जो अधिकार होता है वो भी हमारा किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर ये सबसे ज्यादा सीनियर आदमी होता है लोकसभा का। सीनियर भी अगर देखें तो अनुभव के आधार पर होगा कि उसे अगर देखा जाए वहां बैठने का कितना अनुभव है। जैसे एक व्यक्ति 45 साल का है और एक व्यक्ति 75 साल का है। 75 साल वाला व्यक्ति पहली बार संसद में बैठा है और उसे कोई अनुभव नहीं है संसद का, लेकिन 45 साल वाला 3 बार सांसद बन चुका है और 3 बार बैठने का उसे अनुभव है। तो इस आधार पर ये व्यक्ति होगा यहाँ का वरिष्ठतम व्यक्ति, यानी सीनियर व्यक्ति। और इसका मेन काम होगा कि जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं तो उन सभी को शपथ ग्रहण करवाना और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। फिर बात आती है हमारे संसद के सत्र। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र फरवरी से मार्च, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। नेक्स्ट है फिर हमारा संसदीय कार्यवाही। तो संसदीय कार्यवाही अगर देखा जाए तो इसमें 2 चलते हैं हमारा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल यानी इसको हम बोलते हैं संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक, और इसके तुरंत बाद का घंटा कहलाता है शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक का। तो संसदीय कार्य दिवस का प्रथम घंटा प्रश्नकाल और द्वितीय घंटा शून्यकाल। और शून्यकाल अगर देखा जाए तो ये भारतीय मीडिया की देन है, इसके बारे में संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया। अब आगे अगर बात आती है गिलोटिन। तो बिना चर्चा के किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करना ही गिलोटिन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो सभी सांसदों की सैलरी बढ़ानी है तो उस पर कोई भी बहस नहीं करेगा, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और सभी क्या दे देंगे, सहमति दे देंगे। तो ऐसे प्रस्ताव को ही बोला जाता है गिलोटिन। और गिलोटिन अगर देखें तो इसी को कहते हैं बिना चर्चा के किसी भी प्रस्ताव पर मतदान। नेक्स्ट है हमारा अगला धन विधेयक। तो धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में दी गई है, जबकि इसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। और आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी इसमें अगर हमारी बात आती है आर्टिकल 111 में, इसमें पावर आती है एक पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की जो पावर है ये भी राष्ट्रपति के पास में होती है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति। और राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में सीमित शक्तियां मिली होती हैं, यानी कि लोकसभा की जो शक्ति होती है वो राज्यसभा से ज्यादा होती है। और जब ज्यादा होती है तो इसीलिए इन दोनों के बीच में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, यानी यहाँ पर धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति उसे बाद में मना नहीं कर सकता और उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और एक क्वेश्चन और आता है हमारा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो जितने भी धन विधेयक होंगे वो सारे वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे। फिर बात आती है हमारी वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक अगर देखा जाए आर्टिकल 117, और आर्टिकल 117 में इसकी परिभाषा दे रखी है और राज्यसभा को इसमें पर्याप्त शक्ति है, यानी राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की शक्तियां बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। तो संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर होता है और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और इसी में एक आपको और याद रखना है, आर्टिकल 112, इसमें बात आती है वार्षिक वित्तीय विवरण।
तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात आती है आर्टिकल 112 में, और इसी को बोलते हैं आर्टिकल 112 के वार्षिक वित्तीय विवरण को, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में बजट। तो बजट अगर देखा जाए तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया और फ्रांस के बुजेट शब्द से लिया गया है, और इसी का अर्थ होता है, बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला, और ये आर्टिकल 112 में कहा गया है। लेकिन बजट की बात हमारे पूरे संविधान में कहीं नहीं है, क्योंकि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही है, ना कि बजट की। बजट जो शब्द है वो फ्रांस के बुजेट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट है हमारा संसदीय समितियां। तो समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। और स्थायी में हमारी दो बड़ी फेमस है, एक तो प्राक्कलन समिति और दूसरी हमारी लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर आई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से होते हैं, और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का नेता। और लोक लेखा समिति ये हमारी संसद की सबसे पुरानी समिति है। ये 1919 अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी, 1921 में बनी। 1919 अधिनियम के तहत 1921 में ये बनी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, और इसका अध्यक्ष भी विपक्ष का नेता होता है। तो 1 साल का कार्यकाल, और इसी को लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लोक लेखा समिति को। तो बजट की भी हमने बात करी थी, फ्रांस के बुजेट शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और आर्टिकल 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। आर्टिकल 266 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लास्ट टाइम का एग्जाम में आया हुआ। आर्टिकल 266 इसके अंतर्गत आती है भारत की संचित निधि। और आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिक निधि। और अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना, पहले आप जो पैसे खर्च करते हो वो सेविंग वाले करते हो, और बाद में करते हो इमरजेंसी वाले। तो पहले आता है 66 और बाद में आता है 67। तो पहले संचित निधि और फिर आकस्मिक निधि। फिर बात आती है आर्टिकल 280 में बात आती है वित्त आयोग की। और वित्त आयोग में अगर देखा जाए तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, और वर्तमान भारत में 15वां वित्त आयोग है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग होता है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया, और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS और IFS और IPS। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं। और आर्टिकल 249 के तहत किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा को राज्यसभा बना भी सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। और आर्टिकल 315 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग हो वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों हमारे चलते हैं, तो वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि यूपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यूपीएससी हमारी जो है वो आर्टिकल 315, या अगर हम यूपी के हैं तो यूपी पीसीएस की भी अगर बात आती है तो राज्य लोक सेवा, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी हमारा आर्टिकल 315 के अंतर। और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है हमारा भाग 6 में बात आती है हमारी आर्टिकल 168 विधानमंडल। और 168 में अगर देखा जाए राज्य की कार्यपालिका को बोलते हैं विधानमंडल, और आर्टिकल 168 के तहत। और आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो स्थान महान्यायवादी का था केंद्र में वही स्थान राज्य में महाधिवक्ता का है। और आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद का प्रावधान है, और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें, राज्यपाल की आयु 35 वर्ष की होती है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता था। और आर्टिकल 333 के तहत ये विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत कर सकता है। और आर्टिकल 164 के तहत ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की बात कही गई है, जिसकी जो उम्र होती है 30 वर्ष की आयु होती है, और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और उत्तर प्रदेश में इसकी 100 सीटें हैं, और विधान परिषद 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। और आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसको मिटाया भी जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो कई बार ये पूछा भी जाता है कि जैसे हमारा राज्यसभा है, लोकसभा है और विधानसभा है, और हमारा विधान परिषद है, तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका विघटन किया जा सकता है। तो लोकसभा और विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता, तो वो राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन नहीं किया जाता। और तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है, तो वो है विधान परिषद। और ये बात कही गई है आर्टिकल 169 में।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान है और इसके लिए 25 वर्ष की आयु और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में 403 सीटें हैं। कुछ हमारे विशेष वर्गों के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST की सीटों का प्रावधान, यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का प्रावधान। आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आर्टिकल 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटों का प्रावधान। और आर्टिकल 33 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति के लिए आयोग और आर्टिकल 338 का अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग, और इसके लिए 89वां संविधान संशोधन था। और हमारा आर्टिकल 338 बी या खा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC का लिए आयोग होगा, और ये अगर देखा जाए तो 102वां संविधान संशोधन था। फिर बात आती है हमारी न्यायपालिका की। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो त्रिस्तरीय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सबसे उच्च स्तर है सुप्रीम कोर्ट और सबसे निम्न स्तर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुई थी। और आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है। और आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अवमानना करता है तब सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। और आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनः अवलोकन की बात कही गई है, अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला गलत देता है तो उस फैसले पर वो दोबारा विचार कर सकता है, और उसी बात को बोला गया है न्यायिक पुनः अवलोकन। और ये प्रक्रिया अमेरिका से ली गई थी। नेक्स्ट है हमारा, और जो PIL है, PIL भी हमारी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हमारे अमेरिका से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है हमारे आर्टिकल 124 उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय की अगर बात आती है तो भारत में इस समय वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, और इसी के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी होती है वो भी आर्टिकल 124 के तहत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमारे भारत में कुल हमारे 25 हाई कोर्ट हैं, और सबसे नवीनतम अगर सबसे नवीन वाला अगर कोई है तो सबसे नवीन वाला हमारा अगर बात करें तो ये है अमरावती। और अमरावती जो है ये है हमारा आंध्र प्रदेश में, ये नया बना है। और 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों पर हैं। तो 7 हमारे ऐसे हैं हाई कोर्ट। अगर हम बात करें लोक अदालत, तो लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। आप कहीं भी लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते। और लोक अदालत के जो फैसले को कहा जाता है वो कहा जाता है डिक्री। और इस फैसले में जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को बोला जाता है मिंट। तो ये भी आपको याद रखना है। उपभोक्ता अदालत के 3 स्तर होते हैं, एक तो होता है केंद्र स्तर, एक होता है राज्य स्तर और एक होता है जिला स्तर। और ये इसलिए बनाई गई है ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। और उपभोक्ता अदालत के 3 स्तर होते हैं। फिर बात आती है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य के संबंध में हमने यानी कुछ सूचियां बांट दी हैं, जैसे संघ सूची जो केंद्र के विषय हैं, केंद्र का विषय जैसे कि सेना, और इस सूची में 100 विषय आते हैं। फिर बात आती है राज्य सूची जैसे कि पुलिस, और राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। और फिर बात आती है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में आते हैं 52 विषय। तो समवर्ती यानी समान विषय जो कॉमन होते हैं, जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा, तो केंद्र भी कानून बना सकता है या राज्य भी बना सकता है, लेकिन हमेशा प्रभावी किसका होगा? केंद्र का या संघ का। तो ये 3 सूचियां हैं जिनमें हमारे विषय भी दे रखे हैं। संघ में 100 है, राज्य में 61 है और समवर्ती में 52 है। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट भाग 15। और भाग 15 में अगर देखा जाए तो भाग 15 में बात कही गई है निर्वाचन की। और भाग 15 में जो निर्वाचन की बात कही गई है तो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को हम देखते हैं कि 26 जनवरी को होता है हमारा गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान हुआ था लागू। और अगर हम बात करें 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को जो हमारा संविधान की अंतिम बैठक थी, संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। और अगर हम बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है हमारा संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था, और उसी दिन हुआ था संविधान का अंगीकरण, या उसी को हम बोलते हैं संविधान का अंगीकृत होना या संविधान को स्वीकार किया जाना। फिर बात आती है वर्तमान में हमारे कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में हमारे कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें से सबसे पुराना अगर हम बात करें तो सबसे पुराना है कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और सबसे नवीन अगर कोई है तो सबसे नवीन है NPP।
और एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बाद बात आती है फिर हमारी राजभाषा की। तो राजभाषा हमारी भाग 17 में दी गई है राजभाषा और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। आर्टिकल 343 में हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि हमारी देवनागरी है और इसे 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में हमारी 22 भाषाएं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसी वजह से 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस अलग है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 343 राज्य की राजभाषा, यानी जो भी हमारे राज्य की राजभाषा होगी, जैसे भारत है तो भारत की है हिंदी। फिर बात आती है आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो है इंग्लिश भाषा, यानी अंग्रेजी भाषा हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। और फिर उसके बाद में बात आती है आर्टिकल 350 का, इसमें बात कही गई प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। तो आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। और अगर हम बात करें आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेगा राज्य। तो अगर बात आती है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात आती है आर्टिकल 351 में। फिर बात आती है भाग 18। तो भाग 18 में आपातकाल की बात आती है और आपातकाल अगर देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्टिकल 352 जिसमें बात आती है राष्ट्रीय आपात, और ये देश में अब तक 3 बार लग गया। एक बार चाइना से हमला हुआ, एक बार पाकिस्तान से और एक बार इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी। और फिर बात आती है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात आती है और ये अब तक 124 बार से भी ज़्यादा बार लगा है, लेकिन पहली बार ये 1951 में पंजाब में लगा था और ये अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगा होता है और 6-6 महीने करके इसे बढ़ाया जाता है, ना कि एक साथ 3 साल के लिए लगाते हैं, और मैक्सिमम 3 सालों के लिए लग सकता है। और B.R. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने मृत पत्र कहा है, तो B.R. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, और ये पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया, तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। नेक्स्ट है फिर हमारा योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। अब योजना आयोग का काम था योजनाएं बनाना, यानी जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। अब इसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। तो नीति की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और ये भी एक गैर संवैधानिक आयोग होता है क्योंकि ये किसके स्थान पर आया है, ये आया है योजना आयोग के स्थान पर। बस योजना का नाम बदल कर दिया गया नीति, बाकी सभी चीज़ें इसमें सेम है। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और इसके जो CEO हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो है परमेश्वर अय्यर। इन दोनों नामों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की अगर बात करी जाए तो इसके जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और 1919 में राज्यों में द्वैत शासन की बात आई थी और फिर 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की बात आई। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में फिर भारत में आई पंचायती राज व्यवस्था की, और पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा जब मिला तो उसके अंतर्गत भाग 9 ऐड हुआ और भाग 9 में आर्टिकल 243 को जोड़ा गया जिसमें 29 विषय थे हमारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और पंचायत पर इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु सभी स्तरों पर आवश्यक है। और प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान संशोधन लागू हुआ था। जो 73वां संविधान संशोधन था 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। अब इसकी कुछ समितियाँ हैं इम्पॉर्टेंट वाली, ये पेपर में पूछी जाती हैं। B.R. मेहता 1957 में आए थे और इन्होंने बात करी थी 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, और 3 स्तर इन्होंने जो बताए थे वो बताया था जिला, और फिर बात आई थी ब्लॉक या क्षेत्र, और फिर तीसरी बात आई थी ग्राम स्तर की। तो 3 स्तर इन्होंने बताए थे। और उसके बाद में अशोक मेहता आए थे 1977 में, इन्होंने बात करी 2 स्तर की, एक तो जिला स्तर और दूसरा इनका मंडल स्तर।
अब बी आर मेहता के हिसाब से जिला स्तर सबसे उच्च स्तर था और सबसे निम्न स्तर ग्राम स्तर था, लेकिन अशोक मेहता के हिसाब से मंडल स्तर सबसे ऊंचा था और जिला स्तर सबसे नीचा था। इसके बाद में जीवी के राव समिति आई, तो इन्होंने 1985 में प्रतिनिधित्व की बात कही कि किस प्रकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर बात आई लक्ष्मीमल सिंघवी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो आई थी ये 1986 में आई थी। इन्होंने ही बात करी थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और फिर पी के थुंगन समिति आई 1988 में, और इन्होंने भी बात करी किसकी, कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। फिर बात आती है पहली बार जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू की, और बाद में अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर शुरू हुई। तो आपसे पूछा जाए कि बाद में कहाँ हुई या प्रायोगिक तौर पर कहाँ हुई, तो आंध्र प्रदेश। लेकिन पहली बार अगर कहीं पर हुई तो पहली बार राजस्थान के नागौर में हुई। अब नेक्स्ट आता है हमारा भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368 के तहत आती है, और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, या उच्च सदन हो या वो निम्न सदन हो, यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन, तो हम देखते हैं सारे हमारे। तो पहला है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ था, और सिंधी भाषा को अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से शामिल किया गया था। फिर बात आती है 35वां संविधान संशोधन 1974, और 1974 में हुआ था, सिक्किम राज्य को जोड़ा गया भारत में। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये 35वां हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इधर भाषा को लेकर 21वां। फिर बात आती है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई बार ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। और इसी के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और हमारा नेक्स्ट बात आती है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इसे हटाकर भाग 12 में पहुंचा दिया, और भाग 12 में आर्टिकल 300 का के तहत। फिर बात आती है 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसके तहत आया दल बदल कानून, और जो 10वीं अनुसूची थी वो भी इसी के तहत जोड़ी गई। फिर बात आती है 61वां 1988 में, और इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और ये अधिनियम 1989 में लागू हुआ। इसके बाद फिर हुआ हमारा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, और दिल्ली का जो नाम था वो दिल्ली का नाम कर दिया गया NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली का नाम बदलकर NCR कर दिया गया 69 के तहत। फिर बात आती है 71वां 1992 में। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी आप इसे याद कर सकते हैं नमक के रूप में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को 1952 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। फिर आया 73वां 1992 में, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और भाग 9 को जोड़ा गया, और भाग 9 में अगर देखा जाए आर्टिकल 243 को जोड़ा गया, और इसमें 29 विषय भी जोड़े गए। और फिर बात आती है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके तहत नगर निकाय को जोड़ा गया, और नगर निकाय के लिए भी अगर देखा जाए 21 वर्ष की आयु होनी आवश्यक होती है। फिर बात आती है 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत हमारा निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और इसी के तहत हमारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था। फिर बात आती है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन चारों भाषाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहले हमारी 14 भाषाएं थी, फिर हुई हमारी +1 15 हुई, और 15 के बाद में फिर 3 हुई हमारी 18, और 18 के बाद में फिर हुई हमारी 4। तो इस तरह से वर्तमान में हमारी कुल कितनी हो गई 22 भाषा। फिर बात आती है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया, और संविधान में भाग 9 खा को जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, तो इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अमान्य घोषित कर दिया, और इस बात को बोला गया न्यायिक सक्रियता। और न्यायिक सक्रियता आती है 5 जो रिटें थी उसमें अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आती है। फिर ये लास्ट के हमारे सभी इंपॉर्टेंट है 100 से लेकर 104 तक। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता या 3 बीघा कॉरिडोर
जो है वो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2015 में। फिर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया, जीएसटी यानी कि अगर देखा जाए वस्तु एवं सेवा कर, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसमें अगर बात आती है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया संवैधानिक दर्जा और आर्टिकल 338 बी को जोड़ा गया। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक वंचना के आधार पर आरक्षण 10% का आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जोड़ी गई है जिसकी मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ी गई है। और नेक्स्ट है हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त किया गया। जो आर्टिकल 331 में हमारे 2 एंग्लो इंडियन थे और आर्टिकल 333 में हमारा 1 एंग्लो इंडियन था, ये हमारे लोकसभा के थे और ये हमारा विधानसभा के थे। तो इन दोनों ही आर्टिकल को, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और पिंगली वेंकैया के द्वारा अगर देखा जाए राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। और 22 जुलाई को मनाते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिवस। और ध्वज संहिता अगर देखा जाए, ध्वज संहिता पहली बार आई थी 2002 में, और इसमें 2015 में पहली बार संशोधन हुआ था और 2022 में हाल ही में संशोधन फिर से एक बार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अगर हम देखें, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया और राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है और इसके रचयिता हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। और पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। और अगर बात करें इसके रचयिता की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को शामिल किया गया। और राष्ट्रीय पंचांग में हम शक संवत का प्रयोग करते हैं, जबकि विक्रम संवत हमारा हिंदू नववर्ष कैलेंडर में प्रयोग किया जाता है। बात आती है ध्वज संहिता। 26 जनवरी 2002 से लागू हुई, 2015 में इसमें संशोधन हुआ और वर्तमान में इसमें 2022 में भी संशोधन हुआ। और झंडा समिति की अगर बात करी जाए, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रमुख समितियां, विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी से संबंधित, तो जीएसटी जो लाई गई थी वो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। यंग हिल्टन आयोग, तो यंग हिल्टन आयोग अगर देखा जाए, इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में से अगर देखें तो इसको राष्ट्रीयकृत किया गया। और की मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। और अगर हम बात करें जॉन मथई, तो जॉन मथई अगर देखा जाए जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति जो आई थी वो जॉन मथई की सिफारिश पर आई थी। बीके पॉल समिति, तो इस समय एक बीमारी चल रही है मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स एक जोनोटिक बीमारी है जो हमारी दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया की बीमारी है। और इसके कारण केरल में सबसे पहला केस था और केरल में सबसे पहली मृत्यु हुई। और इसीलिए मंकी पॉक्स पर निगरानी रखने के लिए बीके पॉल की समिति बनाई गई है, बीके पॉल की अध्यक्षता में। और ये जो बीके पॉल हैं ये नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट है हमारा सरकारी आयोग। सरकारी आयोग यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद हो जाता है, जल को लेकर विवाद हो, सीमा को लेकर विवाद हो या किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विवाद होगा उसके लिए सरकारी आयोग जिम्मेदार होगा या सरकारी आयोग उस विवाद को निपटाएगा। या अगर हम बात करें सरकारी आयोग, पुंछी आयोग या राजमन्नार आयोग, ये तीनों हमारे राज्य और केंद्र के मध्य के विवाद से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है और ये बात करती है 1957 में। और अगर हम बात करें इसी के अकॉर्डिंग, तो ये थी हमारी सभी इंपॉर्टेंट समितियाँ। तो गाइस ये हमारा पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है 1 घंटे में। और गाइस इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी तक जितना भी सपोर्ट आपने हमारे चैनल को किया है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे तो हम ऐसे ही रेगुलर अपनी कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।
तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमारा पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है और ये पूरी पॉलिटी हमारे पैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पैट एग्ज़ाम में आप इसे ज़रूर देख के जाएँ और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें सभी के सभी हमारे कवर किए गए हैं। तो चलिए गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।